साथियों, आज हम जिस विषय पर चर्चा शुरू कर रहे हैं वह है डायवर्जन। और विषय पर चर्चा शुरू करने के पहले मैं अपना परिचय देना चाहूँगा। मैं एस.एन. रूपला, भारतीय प्रशासनिक सेवा 2020, राज्य प्रशासनिक सेवा 1984 बैच। राज्य प्रशासनिक सेवा की अवधि में मैं रीवा, बस्तर, झाबुआ, छिंदवाड़ा और खरगोन जिलों में विभिन्न पदों पर पदस्थ रहा। भारतीय प्रशासनिक सेवा में आने के बाद मैं कलेक्टर श्योपुर, कलेक्टर रीवा, कलेक्टर सागर और कलेक्टर जबलपुर के पद पर पदस्थ रहा। आयुक्त के पद पर पदोन्नति हो जाने के बाद मैं ग्वालियर संभाग में कमिश्नर के पद पर रहा और इसके साथ ही में राजभवन और मुख्यमंत्री सचिवालय में भी काम किया मैंने। साथियों, आज जो विषय है वो है डायवर्जन, भूमि का अपरिवर्तन। इसका मुख्य उद्देश्य है कि भूमि का डायवर्जन किस कानून के तहत, किस धारा के तहत और किन नियमों के तहत होता है, डायवर्जन का अधिकार किसे है और इससे संबंधित क्या क्या प्रावधान है। इन सब प्रावधानों को हम बारीकी से जानेंगे और समझेंगे। अब तक हमने जाना कि डायवर्जन विषय का क्या महत्व है और इस कोर्स से हमें क्या-क्या सीखने को मिलेगा। यह पाठ्यक्रम हमें डायवर्जन प्रक्रिया की गहराई से समझ देगा। हम डायवर्जन से जुड़े मूल कानूनी प्रावधानों और उसकी अवधारणाओं की बुनियादी जानकारी प्राप्त करेंगे। आइए देखें कि आज हम किन-किन मॉड्यूल्स पर चर्चा करने वाले हैं। मॉड्यूल 1, आवेदन प्रक्रिया। इस भाग में हम जानेंगे कि डायवर्सन के लिए आवेदन कैसे किया जाता है और किन दस्तावेजों की आवश्यकता होती है। मॉड्यूल 2, डायवर्सन की श्रेणियां। इस मॉड्यूल में हम विभिन्न प्रयोजनों जैसे आवासीय, वाणिज्यिक आदि के लिए डायवर्सन की श्रेणियों को समझेंगे। मॉड्यूल 3, भूभाटक प्रीमियम। यहां हम सीखेंगे कि डायवर्सन के लिए प्रीमियम राशि कैसे निर्धारित होती है और भुगतान की प्रक्रिया क्या होती है। मॉड्यूल 4, अनुभागीय अधिकारी व डायवर्सन गैंग। इस मॉड्यूल में हम उन अधिकारियों और कर्मचारियों की भूमिका को जानेंगे जो डायवर्सन प्रक्रिया के क्रियान्वयन में शामिल होते हैं। मॉड्यूल 5, बिना अनुमति के डायवर्सन। यह भाग बताएगा कि यदि डायवर्सन बिना अनुमति के किया जाए तो क्या कार्यवाही होती है और दंड की प्रक्रिया क्या है। मॉड्यूल 6, विधिवत डायवर्सन प्रक्रिया। यहां हम पूरी कानूनी डायवर्सन प्रक्रिया को विस्तार से जानेंगे, आवेदन से लेकर स्वीकृति और रिकॉर्ड अपडेट तक। मॉड्यूल 7, निष्कर्ष। इस अंतिम मॉड्यूल में हम पूरे पाठ्यक्रम का सारांश दोहराएंगे और विषय से संबंधित प्रमुख बिंदुओं को समेटेंगे। अब आगे बढ़ते हैं कोर्स की शुरुआत की ओर। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि डायवर्जन की प्रक्रिया 2018 के पहले मध्य प्रदेश भू राज्य संहिता की धारा 59 और धारा 172 इन दो के तहत संपादित की जाती थी और डायवर्जन के लिए अनुमति देने के अधिकार संबंधित अनुभागीय अधिकारियों को थे। 2018 में मध्य प्रदेश सरकार ने इसमें आमचूल परिवर्तन किया और धारा 172 को पूरी तरह से समाप्त कर दिया, केवल धारा 59 को ही रखा। धारा 59 इसके पहले भू राजस्व और प्रीमियम के निर्धारण से संबंधित थी और 172 जो है वो डायवर्जन की अनुमति देने से संबंधित थी। तो जो अनुमति देने का प्रावधान था वो सरकार ने समाप्त कर दिया और इस पूरी धारा को प्रो क्लाइंट, प्रो एप्लीकेंट बनाया गया और आदमी को बेहतर से बेहतर सुविधा मिले
कहीं उसको भटकना नहीं पड़े, कहीं उसके काम में उसको कोई परेशानी नहीं आए। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए धारा 59 में ये प्रावधान किया कि अब डायवर्जन की अनुमति आवेदक स्वयं देगा। बहुत बड़ा ये परिवर्तन था। जहां पहले अनुमति लेने के लिए व्यक्ति को अनुभागीय अधिकारी और तहसील के चक्कर लगाना पड़ते थे, अब उसको खुद को ही अधिकार दे दिया एप्लीकेंट को कि वह अपनी भूमि का डायवर्जन खुद कर ले। शर्त ये रखी गई कि जो प्रीमियम सरकार के द्वारा निर्धारित है वह प्रीमियम जमा करे, 1 वर्ष का भूभाटक जमा करे और एक आवेदन भर के, और वो आवेदन जो है और राशि जमा कराने की चालान की कॉपी ये अनुभागीय अधिकारी के यहाँ भेजे। तो अनुभागीय अधिकारी 30 दिनों के भीतर उसकी या तो पुष्टि कर देगा या कोई कमी होगी तो तदनुसार व्यक्ति को अवगत कराएगा। मतलब बहुत क्लियर है कि अब यदि आपका आवेदन सही है, आपने प्रीमियम की राशि सही भरी है और 1 वर्ष का भूभाटक यदि सही भरा है तो आपको अनुमति मिलना ही मिलना है और 30 दिन के भीतर आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। मतलब आपका काम ही विदिन 30 डेज हो जाएगा। तो इस तरह का प्रावधान जो है धारा 59 में किया गया है। अब हम इस प्रावधान को थोड़ा बारीकी से जानते हैं। अब तक हमने जाना कि डायवर्शन के लिए आवेदन कैसे किया जाता है और किन दस्तावेजों की आवश्यकता होती है। डायवर्जन क्या है इसको थोड़ा हम जानना चाहेंगे। डायवर्जन का मतलब है भूमि का एक प्रयोग से दूसरे प्रयोग में परिवर्तन करना। एक प्रयोग से दूसरे प्रयोग में परिवर्तन का आशय है कि यदि जमीन पर खेती की जा रही है या खेती के प्रयोजन की जमीन है और यदि खेती की बजाय हम उसमें मकान बनाना चाहते हैं, कॉलोनी काटना चाहते हैं, आवासीय प्रयोजन के लिए उपयोग करना चाहते हैं, तो आवास गृह प्रयोजनों के लिए, स्कूल खोलना चाहते हैं, कॉलेज खोलना चाहते हैं तो शैक्षणिक प्रयोजन के लिए, कोई इंडस्ट्री डालना चाहते हैं तो औद्योगिक प्रयोजन के लिए, दुकानें या कोई कमर्शियल प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं तो वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए उसका उपयोग करना। वस्तुतः ये डायवर्जन की आवश्यकता क्यों महसूस हुई? साथियों, जब भी आदिकाल में शुरुआत हुई तो सारी भूमि का उपयोग पड़ती थी, जंगल था। धीरे धीरे पड़ती और जंगल के बाद खेती शुरू हुई तो बेसिक प्रयोजन रहा जमीन का खेती। तो सारी जमीन ये माना गया कि उसका मूल प्रयोजन है कृषि। अब कृषि से रेसिडेंशियल प्रयोजन, एजुकेशनल प्रयोजन, कमर्शियल प्रयोजन, इंडस्ट्रियल प्रयोजन, खान या खनिज प्रयोजन या किसी अन्य प्रयोजन के लिए उसके स्वरूप को बदलना, ये डायवर्जन कहलाता है। साधारण शब्दों में खेती की जमीन का उपयोग खेती के अलावा अन्य प्रयोगों में करना डायवर्जन कहा जाता है। और इनिशियली सारी जमीन कृषि प्रयोजन के लिए मान्य की गई, बेसिक प्रयोजन। अब यदि कोई व्यक्ति अपनी भूमि या अपने खेत का उपयोग कृषि के अलावा, जैसा मैंने ये 6-7 प्रयोजन बताए, रेजिडेंशियल, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, एजुकेशनल या माइनिंग या कोई अन्य, इसमें यदि उपयोग करना चाहता है तो उसे डायवर्जन करना होगा। अब तक हमने जाना कि इस मॉड्यूल में हम विभिन्न प्रयोजनों जैसे आवासीय, वाणिज्यिक आदि के लिए डायवर्जन की श्रेणियों को समझेंगे। अब डायवर्जन का मतलब है भूमि के उपयोग को परिवर्तित करना। जब कोई व्यक्ति भूमि का उपयोग परिवर्तित करता है तो यहाँ पर भूमि पर जो भू राजस्व देय होता है वह भी जाहिर सी बात है बदल जाता है। सामान्य रूप से हम देखते हैं कि खेती के लिए जो भू राजस्व व्यक्ति सरकार को देता है
वह 1 एकड़ ज़मीन पर 2 रुपया, 3 रुपया, 1.5 रुपया इसके लगभग या इसके बराबर है। अब जब हम 1 एकड़ ज़मीन का उपयोग खेती से किसी दूसरे प्रयोग में करना चाहेंगे तो जाहिर सी बात है कि रेंट भी बदल जाएगा, भूभाटक भी बदल जाएगा, भू राजस्व भी बदल जाएगा। तो जो भू राजस्व बदलता है ये खेती की बजाय जिस प्रयोजन के लिए उपयोग कर रहे हैं उस प्रयोजन के लिए जो निर्धारित है वह भू राजस्व देना होगा और 1 टाइम प्रीमियम देना होगा। सरकार को 2 ही चीज़ें देना होगी, एक जब भी हम डायवर्जन करेंगे तब प्रीमियम देना, और दूसरा हर साल जो भू राजस्व हम सरकार को देते हैं वह भी बदल जाता है। इस प्रक्रिया में सबसे पहले व्यक्ति जिसके भी नाम भूमि है वह एक निर्धारित फॉर्म में आवेदन करेगा। यह आवेदन ऑनलाइन भी किया जा सकता है। इससे संबंधित एक पोर्टल बना हुआ है मध्य प्रदेश सरकार का। साइट पे जाइए, पोर्टल खोलिए और ऑनलाइन जो है आप अप्लाई करिए। अप्लाई करने में भूमि स्वामी का नाम, भूमि का खसरा नंबर, उसका एरिया, कितने एरिया को का आप डायवर्जन करना चाहते हैं और किस प्रयोजन के लिए डायवर्जन करना चाहते हैं, और प्रीमियम कितना है और भूभाटक कितना है, यही बातें उसमें दिखाई जाती है। ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और ऑनलाइन नहीं करना चाहते हैं तो ऑफलाइन भी कर सकते हैं, और ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर नहीं करना चाहते हैं तो लोक सेवा गारंटी केंद्रों या CSC पे जाकर के भी आप जो है वो आवेदन जमा करा सकते हैं। चाहे आप अनुभागीय अधिकारी के यहाँ जमा कराएं फिजिकल, चाहे आप लोक सेवा गारंटी केंद्र या CSC केंद्रों पर जमा कराएं, या फिर आप खुद ही ऑनलाइन आवेदन जमा कराएं। आवेदन के साथ जैसा मैंने कहा कि आवेदन में जो बातें लिखी उस जानकारी होगी और एक निश्चित जो प्रीमियम की राशि जो आपने जमा की उसका प्रमाण होगा, और जो 1 वर्ष का भूभाटक जमा किया उसका प्रमाण होगा। ये तीनों चीज़ें होगी और आपका आवेदन कंप्लीट हुआ। आवेदन व्यक्ति को करना है और आवेदन करने के बाद ये आवेदन अनुभागीय अधिकारी के पास चला जाएगा। अनुभागीय अधिकारी को इस आवेदन पर केवल इतना करना है कि जो भूभाटक और प्रीमियम की गणना आपके द्वारा की गई और जो आपने भूभाटक और प्रीमियम शासकीय खजाने में जमा कराया वह गणना सही है या नहीं है, यही उन्हें देखना होता है। गणना को चेक करने के लिए साथियों मध्य प्रदेश राजस्व विभाग के द्वारा भू राजस्व की और प्रीमियम की दरें 2018 में अधिसूचित की, नोटिफाइड की है, और इन दरों के हिसाब से ही वो कैलकुलेशन होता है। इन दरों में 2-3 बातें जानने लायक है। पहली बात, जिस प्रयोजन के लिए उपयोग करना चाह रहे हैं उस प्रयोजन की दरें अलग अलग है। जैसे आवासीय की दर अलग है, एजुकेशनल की दर अलग है, औद्योगिक प्रयोजन की दर अलग है, कमर्शियल प्रयोजन की दर अलग है। ठीक इसी तरह जो शहर है या गांव है इनको भी कैटेगराइज किया गया है। जो नगर निगम एरिया है उनमें यदि आप डायवर्जन करते हैं तो उसकी दर अलग है, नगर पालिका एरिया की दर अलग है, नगर पंचायत की दर अलग है और ग्रामीण क्षेत्र की दर अलग है। तो क्षेत्र के हिसाब से नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत और ग्रामीण क्षेत्र इस तरह से कैटेगरी बनाई है, और उपयोग के आधार पर कृषि प्रयोजन, आवासीय प्रयोजन, शैक्षणिक प्रयोजन, औद्योगिक प्रयोजन, कमर्शियल प्रयोजन, खान और खनिज प्रयोजन और अन्य प्रयोजन, ये कैटेगरियाँ बनाई हुई है। और इन सभी कैटेगरियों के लिए और सभी स्थानों के लिए अनुसूची 1 और अनुसूची 2
में दरें मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा 2018 में अधिसूचित की गई और गजट में इनको प्रकाशित किया गया। तो इन्हीं दरों के आधार पर आवेदक को भी कैलकुलेशन करना है और इन्हीं दरों के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी को भी जो है वो चेक करना है कि जो राशि जमा की गई है वह राशि सही है या नहीं। आवेदन किया व्यक्ति ने, राशि जमा कराई और अनुविभागीय अधिकारी के यहाँ केस चला गया। यदि किसी व्यक्ति के द्वारा पूरे खसरा नंबर का डायवर्जन किया जाता है तो फिर उसे किसी तरह का कोई नक्शा बनाने की, अक्स बनाकर देने की जरूरत नहीं है। किंतु यदि किसी एक नंबर में से उसके पार्ट एरिया का डायवर्जन यदि वो करता है तो फिर एक सिंपल पेपर पर एक नजरी नक्शा भी उसको बना के देना है कि इस खसरा नंबर, उदाहरण के लिए मान लीजिए 2 एकड़ का खसरा नंबर है और आप 1 एकड़ का डायवर्जन करना चाहते हैं तो ये 1 एकड़ एरिया नक्शे में किधर है, उत्तर की तरफ है, दक्षिण की तरफ है, पूर्व की तरफ है या पश्चिम की तरफ है। तो नक्शे की एक कॉपी निकाल करके उस पर लाइन डाल के आपको ये दिखाना है कि जो डायवर्जन आप करना चाहते हैं वो किस साइड का एरिया है, ताकि आगे चलकर जब पटवारी के द्वारा और तहसीलदार के द्वारा नक्शे में डाइवर्टेड एरिया को जब अलग से दिखाया जाएगा तो उसको ये सुविधा हो जाएगी। यही चीजें आवेदक को करना। अनुविभागीय अधिकारी के पास जब केस आया तो अनुविभागीय अधिकारी को सूचना प्राप्त होने के बाद उसे अधिकतम 30 दिनों के भीतर ये देखना है कि गणना की गई वो सही है या त्रुटिपूर्ण है। यदि जो गणना की है वह सही है तो अनुविभागीय अधिकारी 30 दिनों के भीतर इसकी पुष्टि कर देगा। ये टाइम लिमिट है इसमें, इससे बियॉन्ड जा नहीं सकता। और यदि व्यक्ति के द्वारा, आवेदक के द्वारा जो गणना की गई है वह त्रुटिपूर्ण है, यदि कम राशि जमा कराई है तो अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा एक नोटिस व्यक्ति को जाएगा कि इतनी राशि आपने कम जमा कराई है, इतनी राशि और जमा कर दें। 60 दिनों के भीतर फिर व्यक्ति को वो राशि जो कम जमा कराई उससे पुनः जमा कराना है। और यदि व्यक्ति ने ज़्यादा राशि जमा करा दी तो अनुविभागीय अधिकारी 60 दिन के भीतर जो ज़्यादा राशि जमा कराई वो रिफंड कर देगा। मतलब लेस अमाउंट जमा करने पर व्यक्ति को 60 डेज के भीतर जमा करना, एक्सेस अमाउंट जमा करने पर अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा अधिक जमा की गई राशि को लौटाना। अब वापस मूल विषय पर आते हैं। 30 दिनों के भीतर अनुविभागीय अधिकारी को ये कम्युनिकेशन करना है और जैसे 30 दिनों के भीतर अनुविभागीय अधिकारी ने कम्युनिकेशन किया तो व्यक्ति का डायवर्जन हो गया। डायवर्जन की तारीख वही मानी जाएगी जिस दिन व्यक्ति ने आवेदन किया था। मतलब डायवर्जन के अधिकार आवेदक को ही दिए हैं और आवेदक जिस दिन आवेदन करता है उसी तारीख से डायवर्जन मान लिया जाएगा। उसी तारीख से मान लिया जाएगा कि आपकी भूमि डाइवर्टेड हो गई। 30 डेज का समय केवल अनुविभागीय अधिकारी को पुष्टि करने के लिए है और पुष्टि भी इस बात के लिए है कि कहीं पैसा कम तो नहीं जमा कराया, कम जमा कराया तो और जमा करा लिया जाए और ज़्यादा जमा कराया तो उसको लौटा दिया जाए। साथियों, यहाँ पर आकर के डायवर्जन की प्रक्रिया पूरी होती है हमारी। अब तक हमने जाना कि इस मॉड्यूल में हम उन अधिकारियों और कर्मचारियों की भूमिका को जानेंगे जो डायवर्जन प्रक्रिया के क्रियान्वयन में शामिल होते हैं। ये जो डायवर्जन हुआ या जो डायवर्जन का अधिकार व्यक्ति को दिया, इस डायवर्जन में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि व्यक्ति उसी भूमि का डायवर्जन करा सकता है जो मास्टर प्लान में उस उपयोग के लिए निर्धारित है। मास्टर प्लान
के विपरीत जाकर के व्यक्ति डायवर्जन नहीं कर पाएगा। अधिकार व्यक्ति को दिया, लेकिन जो अधिकार दिया वह उसी प्रयोजन के लिए दिया जिस प्रयोजन के लिए आवेदक की भूमि मास्टर प्लान में उपयोग के लिए निर्धारित है। इसको थोड़ा हम और अधिक स्पष्ट रूप से जानना चाहेंगे। उदाहरण के लिए, जो जमीन ग्रीन बेल्ट के रूप में निर्धारित है मास्टर प्लान में, या तालाब के किनारे की भूमि है, या तालाब के कैचमेंट की भूमि है, या किसी अन्य कारणों से उसका डायवर्जन संभव नहीं है मास्टर प्लान में, तो फिर उस भूमि का डायवर्जन आवेदक नहीं कर पाएगा। यदि भूमि मास्टर प्लान में रेजिडेंशियल प्रयोजन के लिए है, तो व्यक्ति कृषि से रेजिडेंशियल प्रयोजन में डायवर्जन खुद कर सकता है, कोई मनाही नहीं है। लेकिन जो भूमि रेजिडेंशियल प्रयोजन के लिए निर्धारित है मास्टर प्लान में, उस भूमि का वह कमर्शियल प्रयोजन के लिए उपयोग नहीं कर सकता, वह इंडस्ट्रियल प्रयोजनों के लिए उपयोग नहीं कर सकता। उदाहरण के लिए मान लीजिए अरेरा कॉलोनी की भूमि है, भोपाल के अरोरा कॉलोनी का एग्जाम्पल लेते हैं, और अरेरा कॉलोनी की भूमि रेजिडेंशियल प्रयोजन के लिए मास्टर प्लान में निर्धारित है। तो अरेरा कॉलोनी की E1, E2 की जो भूमि मास्टर प्लान में रेजिडेंशियल प्रयोजन के लिए निर्धारित है, उसका डायवर्जन व्यक्ति कर सकता है रेजिडेंशियल प्रयोजन के लिए, लेकिन यहाँ पर फैक्ट्री नहीं डाल पाएगा, यहाँ पर कमर्शियल प्रयोजन के लिए डायवर्जन नहीं कर सकता। ठीक इसी तरह से भोपाल का उदाहरण लेते हैं। बड़े तालाब का कैचमेंट एरिया है, और बड़े तालाब के कैचमेंट के आसपास की ज़मीन मास्टर प्लान में ग्रीन बेल्ट के रूप में जो है वो नोटिफाइड है, या ग्रीन बेल्ट के रूप में उसका उपयोग निर्धारित है। अब यदि कोई व्यक्ति बड़े तालाब के कैचमेंट एरिया में जो ग्रीन बेल्ट के रूप में मास्टर प्लान में भूमि निर्धारित है, वहाँ पर यदि कोई कॉलोनी काटना चाहेगा, तो कॉलोनी के लिए या रेजिडेंशियल प्रयोजन के लिए वो डायवर्जन नहीं कर सकता है। मतलब मास्टर प्लान में जो भूमि जिस उपयोग के लिए निर्धारित है, उस उपयोग के लिए डायवर्जन व्यक्ति करने के लिए फ्री है, लेकिन मास्टर प्लान के अगेंस्ट नहीं जा सकता। और ज़्यादा उदाहरण समझे, भोपाल मेडिकल कॉलेज, गांधी मेडिकल कॉलेज के पास यदि कोई व्यक्ति इंडस्ट्री डालना चाहे, तो इंडस्ट्रियल प्रयोजन के लिए वो डायवर्जन नहीं कर पाएगा। न्यू मार्केट के पास या न्यू मार्केट का एरिया या MP नगर का एरिया व्यावसायिक गतिविधियों के लिए निर्धारित है, तो व्यावसायिक गतिविधियों के लिए डायवर्जन तो व्यक्ति कर सकता है, लेकिन व्यक्ति वहाँ इंडस्ट्री डालना चाहे तो इंडस्ट्रियल पर्पज के लिए डायवर्जन वो नहीं कर पाएगा। इसी तरह से जो जमीनें शैक्षणिक प्रयोजन के लिए निर्धारित है, वहाँ शैक्षणिक प्रयोजन के लिए डायवर्जन व्यक्ति कर सकता है, लेकिन कमर्शियल प्रयोजन के लिए, इंडस्ट्रियल प्रयोजन के लिए नहीं कर पाएगा। कहने का मतलब ये कि व्यक्ति को डायवर्जन करने का जो अधिकार दिया है, वो अधिकार दो नियमों से जो है वो कंट्रोल होता है। नंबर 1, मास्टर प्लान। मास्टर प्लान के विपरीत नहीं जा सकता, और दूसरा जो है स्थानीय विधि। स्थानीय विधि का मतलब है नगर निगम अधिनियम, नगर पालिका अधिनियम और पंचायत अधिनियम। यदि नगर पालिका या नगर निगम अधिनियमों में प्रावधान है कि जो व्यक्ति रेजिडेंशियल प्रयोजन के लिए डायवर्जन कर रहा है, तो रोड के सामने उसको इतनी भूमि छोड़ना है, या किसी और तरह का लोकल लॉ में रिस्ट्रिक्शन है, तो उस रिस्ट्रिक्शन को भी आवेदक को ध्यान में रखना है। स्थानीय विधि और मास्टर प्लान, इन दो चीज़ों का रिस्ट्रिक्शन है, इसके अलावा फिर और कोई रिस्ट्रिक्शन व्यक्ति के लिए नहीं है।
अब हम ऐसी स्थिति समझते हैं कि यदि किसी व्यक्ति ने बिना जानकारी दिए, बिना डायवर्जन किए, बिना प्रीमियम जमा कराए और बिना भूभाटक जमा कराए अपने से ही उपयोग परिवर्तन कर लिया। कॉलोनी काटना चाहता उसने कॉलोनी काट ली, स्कूल बनाना चाहता उसने स्कूल बना लिया, अस्पताल बनाना चाहता अस्पताल बना लिया और भूमि का उपयोग परिवर्तित कर लिया। तो ऐसी स्थिति में चूंकि व्यक्ति ने खुद प्रीमियम और भूभाटक जमा नहीं किया और अनुभागीय अधिकारी को डायवर्सन की सूचना नहीं दी, ऐसी स्थिति में फिर अनुभागीय अधिकारी स्वप्रेरणा से भी ऐसे केसेस को हाथ में लेकर के पंजीबद्ध करेगा और वह खुद भूभाटक और प्रीमियम का निर्धारण करके व्यक्ति को डिमांड नोट भेजेगा और डिमांड नोट भेज करके राशि की वसूली करेगा। किंतु अनुभागीय अधिकारी को जो स्वप्रेरणा से ये जो केसेस लेने के अधिकार हैं वो नियम के तहत 5 साल के भीतर के केस ही ले सकता है। 5 साल से अधिक पुराना यदि किसी व्यक्ति ने डायवर्जन कर लिया तो उसको वो टेकअप नहीं कर सकता। उदाहरण के लिए 2025 चल रहा है, किसी व्यक्ति ने 2024 में, 23 में, 22 में डायवर्जन किया और अनुभागीय अधिकारी को सूचना नहीं दी, तो ऐसे केसेस को अनुभागीय अधिकारी स्वप्रेरणा से पंजीबद्ध करके और भूभाटक और प्रीमियम की राशि वो उनसे वसूल कर सकता है। किंतु यदि 2018 में या 2017 में किसी ने डायवर्जन कर लिया तो 2017 और 18 के केस को जो है वो अनुभागीय अधिकारी 17 और 18 से प्रीमियम भूभाटक की वसूली नहीं कर सकता। रेगुलर करने की दृष्टि से वो ऐसे केसेस को टेकअप तो कर पाएगा, किंतु राशि की जो गणना है भूभाटक की वो 5 साल से ज़्यादा की वो नहीं ले पाएगी। और ऐसे केसेस में अनुभागीय अधिकारी को यह भी अधिकार है कि जो कुल राशि बनती है प्रीमियम और भूभाटक की उसका 50% पेनल्टी भी ऐसे व्यक्ति पर आरोपित करेगा। मतलब यदि 10,000 रुपये की राशि बन रही है तो 5,000 रुपये की पेनल्टी भी उससे वो वसूल करेगा उन केसेस में जिन केसेस में व्यक्ति ने डायवर्जन की सूचना नहीं दी और बताया नहीं और असेसमेंट नहीं किया। ऐसे केसेस के लिए अनुभागीय अधिकारी को साल में या पटवारियों को या रेवेन्यू इंस्पेक्टर को लॉ में ये ड्यूटी दी गई है कि वो साल में 2 बार अपने क्षेत्र के पूरे एरिया का निरीक्षण करेंगे, भ्रमण करेंगे और भ्रमण करने के बाद जिन केसेस में ऐसा डायवर्जन बिना सूचना के हुआ है उनको वो केस लेके आएंगे और अनुभागीय अधिकारी के कोर्ट में देंगे और अनुभागीय अधिकारी उन पे जो है वो डायवर्जन की कार्रवाई शुरू करेंगे। यहाँ पर जो व्यक्ति के द्वारा बिना सूचना दिए डायवर्जन कर लिया था, इन केसेस में भी मास्टर प्लान वाला और लोकल विधि वाला रिस्ट्रिक्शन लागू रहेगा। यदि मास्टर प्लान में भूमि का उपयोग प्रतिबंधित है तो फिर वो प्रतिबंधित ही रहेगा और अनुभागीय अधिकारी ऐसे केसेस को जो है वह स्वप्रेरणा से पंजीबद्ध करके और भूभाटक और प्रीमियम का निर्धारण नहीं कर पाएंगे। कुल मिलाकर के केवल उन्हीं केसेस में भूभाटक और प्रीमियम का निर्धारण कर पाएंगे जिन केसेस में लॉ के तहत जो है वो ऐसा करना अनुमत है। यहाँ साथियों एक प्रश्न उपस्थित होता है कि डायवर्जन का अधिकार आवेदक को दे दिया, अनुभागीय अधिकारी के पास केवल गणना सही है या गलत है इसी को चेक करने का अधिकार है, इसके अलावा उसको दूसरा अधिकार नहीं है। किंतु धारा 59 में ये प्रावधान भी है कि यदि किसी व्यक्ति ने
मास्टर प्लान के प्रावधानों के विपरीत जाकर डायवर्जन किया। मास्टर प्लान में जो जमीन जिस प्रयोजन के लिए निर्धारित है उसके विपरीत जाकर डायवर्जन किया है और अनुभागीय अधिकारी ने कैलकुलेशन की पुष्टि भी कर दी है, तो इन दोनों बातों का मतलब लॉ में ये नहीं समझा जाएगा कि वह जो डायवर्जन की कार्रवाई व्यक्ति ने की है वह विधि के अनुकूल है। मतलब ऐसे प्रकरणों में मास्टर प्लान की विधि के तहत, टाउन काउंटी प्लानिंग एक्ट के तहत और लोकल विधि के तहत नगरपालिका और पंचायत अधिनियम के तहत वैधानिक कार्रवाई उस व्यक्ति के खिलाफ की जा सकेगी। और व्यक्ति ने यदि इस तरह का डायवर्जन किया है तो इस कानूनों के तहत, इन कानूनों में जो प्रावधान है उसके तहत उस भूमि के स्वरूप को वापस भी लाया जाएगा और व्यक्ति पर पेनाल्टी भी और दंड की जो भी चीजें होगी वो सब आरोपित की जाएगी। मतलब बहुत साफ है कि व्यक्ति केवल और केवल ऐसी ही भूमि का डायवर्जन कर सकता है जो मास्टर प्लान और लोकल विधि के अनुरूप हो। अब तक हमने जाना कि यदि डायवर्जन बिना अनुमति के किया जाए तो क्या कार्यवाही होती है और दंड की प्रक्रिया क्या है। अब बात आती है कि जो डायवर्जन किया, प्रीमियम तो साल में या डायवर्जन के समय एक ही बार जमा होता है, किंतु जो भूभाटक है वो उसी तरह जैसा भू राजस्व जमा होता है उसी तरह हर साल जमा करना है। और कानून में एक बात और कही गई है कि मध्य प्रदेश सरकार को यह अधिकार है कि वह हर वर्ष, हर वित्तीय वर्ष में प्रीमियम और भू राजस्व भूभाटक की दरें संशोधित कर सकती है। और जब ऐसा संशोधन होगा तो जिस वित्तीय वर्ष से संशोधन होगा उस वित्तीय वर्ष से आगे जितने भी डायवर्जन होंगे उन डायवर्जनों के लिए वो संशोधित दरें लागू होगी। और जो पुराने डायवर्जन है उन पुराने डायवर्जनों में प्रीमियम की राशि तो परिवर्तनशील नहीं होगी क्योंकि वो वन टाइम थी, लेकिन भूभाटक की राशि उस वित्तीय वर्ष से, जिस वित्तीय वर्ष से संशोधित हुई है उस वित्तीय वर्ष से वो भूभाटक की राशि भी ऑटोमेटिकली संशोधित हो जाएगी। इसको हम एक उदाहरण से समझते हैं। 2018 में मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा प्रीमियम और भूभाटक की दरें अधिसूचित की थी। उसके बाद 2018 से आज तक संशोधित नहीं हुई है, मतलब 2018 से 24-25 तक भी वही दरें लागू है। परंतु यदि 25-26 में ये दरें संशोधित होती है तो फिर 25-26 से नई दरें प्रभावशील होगी और जो पुराने डायवर्जन हुए उनमें 24-25 तक तो जो भूभाटक व्यक्ति ने जमा पुरानी दर के हिसाब से किया है वह मान्य ही रहेगा, लेकिन 25-26 से भूभाटक नया हो जाएगा। यदि किसी व्यक्ति ने 1 एकड़ के लिए डायवर्जन किया था और पुराने प्रकरण में यदि उसने 25,000 रुपये प्रीमियम जमा किया वन टाइम तो वो तो यथावत रहेगा, और सालाना यदि उसका भूभाटक 2,000 रुपये था तो 24-25 तक तो 2,000 रुपये ही रहेगा। और यदि 25-26 से मध्य प्रदेश सरकार ने बढ़ा करके इस 2,000 की राशि को 2,200 रुपये कर दिया तो व्यक्ति को 25-26 से 2,200 रुपये का भुगतान करना होगा, और तब तक वो 2,200 रुपये रहेगा जब तक कि सरकार के द्वारा वो पुनः परिवर्तित नहीं कर दी जाती है। यहाँ पर डायवर्जन में एक विंडो और दिया है कि यदि अनुभागीय अधिकारी के द्वारा जो डायवर्जन की कार्रवाई की जाती है, मतलब स्वप्रेरणा के प्रकरणों में, और जो इंटीमेशन दिया उन प्रकरणों में भी यदि उन्होंने
उसकी पुष्टि नहीं की या किसी कारण, हालांकि पुष्टि नहीं करने का कोई आधार अनुभागीय अधिकारी के पास नहीं है, केवल एक ही आधार है कि कैलकुलेशन सही नहीं है। इसके अलावा अनुभागीय अधिकारी के पास कोई दूसरा आधार नहीं है। किंतु फिर भी यदि कोई व्यक्ति या कोई पक्षकार इससे पीड़ित है तो एक विंडो दिया है अपील का, और अनुभागीय अधिकारी के उस आदेश के विरुद्ध जो है वो व्यक्ति कलेक्टर या एडिशनल कलेक्टर के न्यायालय में उसका अपील कर सकता है। लेकिन जो अपील की जाएगी उस अपील में एक रिस्ट्रिक्शन है, और वो रिस्ट्रिक्शन ये है कि जो राशि अनुभागीय अधिकारी के द्वारा कैलकुलेट की है उसका 50% जमा करने के बाद ही अपील वो मान्य होगी। एक रिस्ट्रिक्शन यहाँ पर अपीलों के रूप में लगाया गया है। अब कुछ छोटी छोटी बातें और भी है, उनको भी हम समझ लें कि जब व्यक्ति के द्वारा डायवर्जन किया जाता है और किसी खसरा नंबर का डायवर्जन किया, और मान लीजिए कि वो खसरा नंबर 1000 वर्ग मीटर का था और व्यक्ति ने 970 वर्ग मीटर का डायवर्जन किया और 30 वर्ग मीटर का डायवर्जन नहीं किया, तो ऐसी स्थिति में लॉ में यह प्रावधान है कि 100 मीटर या इससे कम यदि एरिया छूटता है तो पूरे के पूरा एरिया को डाइवर्टेड माना जाएगा। और ये 100 मीटर से ऊपर है, मान लीजिए 1000 वर्ग मीटर किसी खसरा नंबर का एरिया है और व्यक्ति ने 500 वर्ग मीटर का डायवर्जन किया, तो 500 वर्ग मीटर का डायवर्जन ही मान्य होगा और 500 वर्ग मीटर कृषि के रूप में मान्य रहेगा। किंतु यदि व्यक्ति ने 1000 वर्ग मीटर से 950 वर्ग मीटर का या 970 वर्ग मीटर का या 910 वर्ग मीटर का डायवर्जन किया है, तो जो शेष बचा है 80 वर्ग मीटर, 70 वर्ग मीटर, 30 वर्ग मीटर या 90 वर्ग मीटर, उसको भी डायवर्टेड मान लिया जाएगा। और दूसरा प्रावधान ये है कि आनुषंगिक प्रयोजनों के लिए जो भूमि होती है उस भूमि को भी उसी प्रयोजन के लिए माना जाएगा जिस प्रयोजन के लिए डायवर्जन किया है। उदाहरण के लिए किसी व्यक्ति ने कॉलेज के लिए डायवर्जन लिया शैक्षणिक प्रयोजन के लिए, और जो बिल्डिंग बनाई, बिल्डिंग का एरिया शैक्षणिक प्रयोजन के लिए डाइवर्टेड माना जाएगा, लेकिन जो खेल का मैदान है, पार्किंग एरिया है या उससे रिलेटेड अन्य प्रयोजनों के लिए जो खुली ज़मीन है, उस खुली ज़मीन को भी जो है शैक्षणिक प्रयोजन के लिए ही मान्य किया जाएगा। मतलब ऐसा नहीं है कि केवल बिल्डिंग एरिया को ही जो है वो डाइवर्टेड माना जाए और खुली भूमि को जो है वो कृषि माना जाए, नहीं। क्योंकि आनुषंगिक प्रयोजन के लिए जितनी भी भूमि है, जैसा मैंने स्कूल के लिए बताया कि जो खेल का मैदान है, पार्किंग एरिया है वो, या किसी ने अस्पताल बनाया तो अस्पताल के लिए जो खुला एरिया है या पार्किंग एरिया है वो एरिया भी वो कमर्शियल प्रयोजन माना जाएगा। यदि किसी व्यक्ति ने कॉलोनी के लिए डायवर्जन कराया तो कॉलोनी में जो प्लाट काटे वो प्लाट का एरिया तो डाइवर्टेड माना ही जाएगा, लेकिन जो सड़क का है, खेल का मैदान है, पार्क एरिया है, पानी की टंकी है या कम्युनिटी प्रयोजन के लिए जो सामुदायिक भवन वगैरह है, वो सारी ज़मीन भी रेजिडेंशियल प्रयोजन के लिए ही मान्य की जाएगी। तो साथियों, आज हमने डाइवर्जन की प्रक्रिया को और इससे संबंधित कानूनी प्रावधानों को जाना। अब तक हमने जाना कि यहाँ हम पूरी कानूनी डाइवर्जन प्रक्रिया को विस्तार से जाने, आवेदन से लेकर स्वीकृति और रिकॉर्ड अपडेट तक। फिर से समराइज करना चाहूंगा। डाइवर्जन मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता की धारा 59 के तहत किया जाता है। 2018 के पहले डाइवर्जन की अनुमति अनुभागीय अधिकारी के द्वारा दी जाती रही है, किंतु 2018 के बाद लॉ में परिवर्तन हुआ और धारा 59 और 172 में से 172 को सरकार ने हटाया और 59 को ही पुनः जो है परिभाषित किया, और उसके तहत जो है डाइवर्जन की अनुमति का अधिकार आवेदकों को ही दे दिया। जैसे कि आयकर में आदमी को खुद अपने आयकर का निर्धारण
और असेसमेंट करना होता है और सेल्फ असेसमेंट करके व्यक्ति अपना रिटर्न फाइल करता है। ठीक उसी तरह से डायवर्जन में भी व्यक्ति स्वयं प्रीमियम और भूभाटक की गणना करके और डायवर्जन करता है और अनुभागीय अधिकारी को इसकी इंटीमेशन देता है। और जिस तरह से आयकर में महीने भर 2 महीने बाद आयकर अधिकारी के द्वारा उसकी पुष्टि की जाती है और रिफंड लौटाया जाता है, और यदि कम जमा किया तो डिमांड निकाली जाती है, ठीक उसी तरह से यहाँ पर भी विदिन 30 डेज अनुभागीय अधिकारी के द्वारा जो है वो कैलकुलेशन की गणना की जाती है, चेक किया जाता है, और जो सही राशि हो उसकी मांग को यदि कम जमा किया तो फिर से नोटिस आएगा और ज़्यादा जमा किया तो लौटा दिया जाएगा। इस पूरी प्रक्रिया में व्यक्ति को जो अधिकार दिए वो अधिकारों के पीछे बड़ा रिस्ट्रिक्शन केवल ये है कि मास्टर प्लान में भूमि जिस उपयोग के लिए निर्धारित है व्यक्ति उसी उपयोग के लिए लोकल विधि के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए डायवर्जन कर पाएगा। इसके विपरीत यदि डायवर्जन किया है तो उस डायवर्जन को विधि विरुद्ध माना जाएगा और लॉ के तहत उस व्यक्ति के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई उन कानूनों के तहत की जाएगी जिन कानूनों का व्यक्ति ने उल्लंघन किया है। अनुभागीय अधिकारी केवल 30 डेज के भीतर कैलकुलेशन की गणना करता है। व्यक्ति ने यदि बिना सूचना दिए डायवर्जन किया तो अनुभागीय अधिकारी को भी जो है स्वो मोटो ऐसे केसेस को पंजीबद्ध करके और ऐसे केसेस में जो है गणना और राशि भूभाटक की गणना करके और व्यक्ति को से राशि वसूल करने का अधिकार दिया है। साथियों, मैं समझता हूँ ये पूरी प्रक्रिया से आप वाकिफ हुए होंगे और विषय आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। आशा है ये जानकारी आपको उपयोगी भी रहेगी। इसके साथ में एक प्रश्नोत्तरी दी गई है, इस प्रश्नोत्तरी को आप हल करेंगे और यदि आपके द्वारा सही उत्तर दिए जाएंगे तो आपको साथियों इस पोर्टल से एक ऑनलाइन जो है वो सर्टिफिकेट भी जनरेट होगा और वो सर्टिफिकेट आपको आगे कहीं उपयोगी साबित होगा। साथियों, धन्यवाद। अब तक हमने जाना कि इस अंतिम मॉड्यूल में हम पूरे पाठ्यक्रम का सारांश और विषय से संबंधित प्रमुख बिंदुओं को समेट